अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं नज़ाहत खान। आपको खबर दें, अवाम को बिजली नहीं मिल रही मगर IPPs को अरबों रुपए की अदायगियां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर तवानाई उमर अयूब को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, कौम का पैसा मुफ्त में क्यों दिया गया। साथ ही साथ कह दिया, करप्शन नजर आई तो कार्रवाई होगी। इस पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक अपडेट कीजिएगा। आज शेब ये बुनियादी तौर पर केस था कि जिसमें IPPs को 1.59 अरब डॉलर की अदायगियाँ की गई थी, जिसमें जबकि उनसे बिजली भी नहीं खरीदी गई थी। ये वो कैपेसिटी पेमेंट थी कि जो उनकी जितनी कैपेसिटी थी बिजली पैदा करने की, उसके हवाले से उन्हें की जाती रही। और सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि मुआहदा था उनके साथ कि उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट की जाएगी और जो फ्यूल वो खरीद कर इस्तेमाल करेंगे बिजली बनाने के लिए, उसकी भी उनको अलग से अदायगी की जाएगी। तो जजेस ने इस हवाले से इस्तफसार किया कि जब आपने उनसे बिजली खरीदी ही नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, पहले तो ये कि जब इजाफी बिजली आपको चाहिए और ज़रूरत नहीं है तो 10 कंपनियों से मुआहदा क्यों किया गया, और अगर 10 से कर लिया गया, उनसे मुआहदा भी कर दिया, तो उनसे बिजली क्यों नहीं खरीदी जब उन्हें सिर्फ मुफ्त के पैसे ही दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि खरबों रुपए का जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो जो अदायगियाँ हैं हुकूमत वो अब तक करी आ रही है। ये गैर शफाफ बादी नज़र में चीफ जस्टिस ने कहा मुआहदे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये कौन से जिम्मेदारान जिन्होंने इस किस्म के सारे मुआहदे किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए और आगे मुस्तकबिल में क्या लायामल अपनाना, इस हवाले से सेक्रेटरी पावर डिवीजन वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब खान को तलब कर लिया है। साथ उनके सेक्रेटरी पावर डिवीजन को भी कहा है कि वो हाजिर हों और तमाम तर जो मामलात हैं, जो तफसीलात हैं सारे मुआहदों की और आगे का क्या प्लान है, इससे अदालत को आगाह करेंगे। जजेस का यही कहना था, जो मुख्तलिफ 10 कंपनियों के जो नुमाइंदे पेश हुए थे अफसरान उनसे कि आप लोगों की या कैपेसिटी नहीं थी या ट्रांसमिशन सिस्टम आपका ऐसा नहीं था कि आप बिजली बनाकर तो नेशनल ग्रिड में डाल सकते, जबकि उनका ये कहना था कि डेली के हिसाब से एक डिमांड जनरेट होती है, जितनी डिमांड उनसे की जाए उतनी बिजली वो पैदा करके नेशनल जो ग्रिड है उसके अंदर दे देते हैं। जब उनसे डिमांड ही नहीं की जाएगी, उन्हें बिजली का कहा ही नहीं जाएगा, तो वो किस तरह से बिजली पैदा करके अपने तौर पर नहीं गवर्नमेंट को दे सकते। जुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, साथ ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट में दीगर केसेस की समाअत के भी आपको आगाह करते हैं। ग्रैंड हयात टावर केस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब टावर बन रहा था उस वक्त CD ने एतराज नहीं किया। जुल्करनैन, इस खबर की तफसील भी दीजिएगा। देखिए, ये ग्रैंड हयात टावर का केस अभी भी इस वक्त जेर समाअत है। चेयरमैन CDA पेश हुए, उनकी आज फिर सजरिश की गई अदालत की जानिब से, और चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि 2 टावर इस्लामाबाद के इतने रेड जोन एरिया में खड़े हो रहे थे, जब उस वक्त CDA को नज़र क्यों नहीं आए। आज जब CDA कहता है कि ये वायलेशन है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, तो जब ये बन रहे थे तब CDA किधर था। और आज भी CDA से पूछा गया, चेयरमैन CDA से, कि उनका क्या प्लान है इन टावर्स के हवाले से, वो क्या करना चाहते हैं, इनको गिराएंगे या इन्हें रेगुलर करेंगे, या क्या मनसूबाबंदी की गई है। चेयरमैन CDA ने कहा कि अदालत जो हुक्म देगी उसके बाद ही CDA कोई फैसला करेगी, और काबीना को अदालत ने मामला भिजवाया था, इसलिए उन्हें काबीना के फैसले का भी इंतजार है। जब जजेस ने पूछा कि आपने काबीना को रिकमेंडेशन क्या दी है, तो चेयरमैन CDA ने कहा कि हमने कोई रिकमेंडेशन काबीना को नहीं भिजवाई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब आपने कोई रिकमेंडेशन ही काबीना को नहीं भिजवाई, तो काबीना अपने तौर पर क्या फैसला करेगी। असल फैसला तो वो है जो आपने करना है, जिसको काबीना उसकी मंजूरी देगी या उसके हवाले से जो भी लायामल होगा काबीना वो अपनाएगी। आप ही कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो इसमें अदालत क्या करेगी या काबीना क्या करेगी। अभी इस केस की समाअत जारी है। अदालत ने एक ऑप्शन दिया था जो दरखास्त गुजार कंपनी है उन्हें, जो ये सारे टावर्स तामीर कर रही है, कि आप 15 अरब रुपए बतौर लीज मनी एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आप जमा करवा दें, तो उसके अंदर आपको ये है कि आपके टावर्स जो है उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। उस कंपनी की जानिब से कहा गया कि 2033 जुल्करनैन, एक और चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ही रेलवे खसारा से मुतालिक केस की भी समाअत हुई है, इसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, रेलवे खसारा केस की समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक को आज फिर नैब की जानिब से पेश किया गया अदालत में। उन्हें देखते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि साद रफीक को तो हमने ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाया था, ये हर बार क्यों आ जाते हैं। जिस पर अदालत को बताया गया कि साद रफीक को क्योंकि फरीक हैं इस केस में, उन्हें नोटिस सर्व होता है, इसलिए उनको यहाँ पर पेश किया जाता है। अब ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जो रेलवे के खसारे के हवाले से, उस पर रेलवे की जानिब से जवाब है वो लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवाया गया था, क्योंकि इस केस की कई समातें लाहौर रजिस्ट्री में हुई थी।
इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि अब उस लाहौर से जो जवाब है उसको अदालत यहाँ पर इस्लामाबाद रजिस्ट्री में मंगवाएगी, उसका जायजा लेकर फिर उसके हवाले से जो है ऑडिटर हैं उनसे भी कहा गया है कि उसका जायजा लेकर अदालत को आगाह करें कि किस हद तक उसके जवाब में वजन है, किस हद तक नहीं, और अदालत ने भी इस केस को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत से मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में नामालूम अफराद फिर सरगर्म होने लगे। डिफेंस में मुसल्लह अफराद की जानिब से मोहम्मद जुबैर को रोकने की कोशिश की गई, असलहा दिखाया गया। साबिक गवर्नर मौका देकर भाग निकले। वाकई में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। साबिक गवर्नर का कहना है कि ना कभी सिक्योरिटी मांगी ना किसी ने पेशकश की। दूसरी जानिब बेटे के मुताबिक अली रजा आबदी के कत्ल के बाद सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दी थी। कराची में साबिक गवर्नर सिंध पर मुबैना हमले की कोशिश। मोहम्मद जुबैर कहते हैं रात 11:30 बजे सिस्टर इन लॉ के घर से निकले तो डिफेंस खैबान मुहाफिज पर एक कार ने रास्ता रोक लिया। उसने पिस्टल निकाल के बड़े क्लियरली मेरी तरफ एम किया। जब मैंने देखा कि वो पिस्टल मेरी तरफ एम कर रहा है, कच्चे में से रास्ता मिला, मैंने शार्प राइट टर्न किया। 100th of a सेकंड में मैंने वहाँ से कार भगा ली। मोहम्मद जुबैर कहते हैं सिक्योरिटी देना सिंध हुकूमत का सवाबदीदी अख्तियार है। सिक्योरिटी ना मैंने मांगी ना मुझे कभी किसी ने ऑफर की, तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मैं खुद कार चलाता हूँ। जब मैं गवर्नर से हटा था तो मैंने कभी किसी से कहा भी नहीं कि मुझे मिलनी चाहिए और ना मुझे दी गई। मगर मोहम्मद जुबैर के बेटे का कहना है कि गवर्नर हाउस छोड़ते वक्त और हाल ही में अली रजा आबदी के कत्ल के बाद भी सिक्योरिटी की दरखास्त दी थी। हमने बड़ी कोशिश की कि जी जो जायज़ सिक्योरिटी है वो दे दी जाए, ताकि हमें घर में बैठ के एक एतमाद, तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कर रहे थे 5 महीने से, क्योंकि आपको पता है हालात भी कराची के खास तौर पे बहुत ख़राब रहने लग गए थे। हमारी बात को मेरा ख्याल में इग्नोर किया गया है। साबिक गवर्नर सिंध कहते हैं कार में 3 अफराद थे, पता नहीं वो डराना चाहते थे या उन्हें फायरिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन डिफेंस में अली रजा आबदी के कत्ल के बाद इस वाक़े ने सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया है। एसएसपी साउथ कहते हैं कि साबिक गवर्नर को सिक्योरिटी जोन के एहलकार दिए गए हैं, मजीद सिक्योरिटी मांगी तो वो भी देंगे। समा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। साउद, जानना चाह रहे हैं आपसे, पुलिस अब तक क्या कर पाई है? नफरी तो दी लेकिन मालूमात भी इकट्ठी की है? जी बिल्कुल, कल रात को बताया जा रहा है कि साबिक गवर्नर अपने रिश्तेदारों के घर से जब अपने घर वापस आ रहे थे अहलिया के साथ, उस दौरान खैबान मुहाफिज क्रॉसिंग पर यह वाक़या पेश आया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाई और वो घर पहुंच गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की हैं। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि जो अतराफ़ की सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी देखा गया है। एक सफ़ेद रंग की मशकूक गाड़ी भी मुमकिन तौर पर उन कैमरों में आई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यहाँ पर मोहम्मद जुबैर के घर पर 4 से 5 जो सिक्योरिटी जोन है सिंध पुलिस का, वहाँ के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा उनसे आज मुलाकात करके मज़ीद अगर इनको सिक्योरिटी इन्होंने मुतालबा किया तो इनको फ़राहम की जाएगी। इससे पहले इन्होंने ख़ुद भी जिस तरह ये बताया था कि इन्होंने अब कोई मुतालबा नहीं किया था, लेकिन इनके बेटे का ये कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त दी थी। एसएसपी साउथ का कहना है कि अगर मोहम्मद जुबैर ने सिक्योरिटी के हवाले से मुतालबा किया तो इनको मज़ीद सिक्योरिटी फ़राहम कर दी जाएगी, जबकि इस हवाले से जो यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है उसका भी ऑडिट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि सिक्योरिटी जो मौजूद थी वो अपने साथ क्यों नहीं रखी गई थी या नहीं रखते थे। जबकि जो गाड़ी है उससे मुतल्लिक भी जो है तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा भी इन्हीं की मुद्दईयत में दर्ज करने के बाद मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। साउद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं सिक्योरिटी मामलात पर। अली रजा आबदी, उन कत्ल को 14 रोज गुजर गए, हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज और सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यूज लिए गए, लेकिन अब तक तफ्तीशी इदारे कत्ल के मकसद का ही तयन ना कर सके। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान से। अहमर, क्या वजह आखिर 14 रोज बाद भी पुलिस कोई सुराग ना निकाल सकी? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सियासी रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत इंतहाई अफसोसनाक अमल है पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस का, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका फंड तो मुख्तस होता है, लेकिन उसका काम जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अली रजा आबदी के कत्ल को 14 रोज गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद ना तो अब तक पुलिस इस बात का तयन कर सकी है कि इनको क्यों कत्ल किया गया, इनके कत्ल के पीछे मकसद क्या था, ना तो इस बात का तयन किया जा सका है, न ही मुल्जिमान तक पहुंचा जा सका है। उस ग्रुप तक चांदई पुलिस में नाकाम है कि किन
मुलजिमान ने जो है ये काम किया था। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर हम बात करें 16 नवंबर को होने वाला कायदाबाद धमाका, डिफेंस में कार पर धमाका, चीनी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले, ये तकरीबन। ठीक है अहमद रहमान, आप हमें अपडेट करे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज ने इस्लामाबाद के स्कूलों का हंगामी दौरा किया है, असातिज़ा की हाज़िरियाँ चेक की हैं, साथ ही स्कूलों में मतलूबा अमला पूरा करने की हिदायत भी जारी कर दी है। फराह अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अली नवाज अमान जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों का इस्लामाबाद में दौरा किया है, वहाँ पे हाजिरी भी चेक की है, साथ ही साथ तलबा और असातिज़ा से बातचीत भी की है, मसले मसाइल पूछे गए। उनका ये कहना था कि मयारी तालीम पर समझौता नहीं करेंगे, जितनी भी मुमकिन होगी कोशिश की जाएगी कि स्कूलों को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम की जाए। उनका ये भी कहना था कि जल्द अज जल्द कोशिश की जा रही है कि देहात के जो देही स्कूल हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और देखा जाए कि उनको किस तरह बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जो कि आम या अच्छे स्कूलों में फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है फराह, आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों से ज्यादती में पंजाब पहले नंबर पर है। मुतासरा बच्चे गरीब और मुल्जिमान बाअसर थे। पुलिस भी जागीरदारों और सियासतदानों के ज़ेरे असर रही, इसीलिए सजा मिलने की शरह सिर्फ 2.5% रही। वफाकी मोहतसिब की इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद से हबीब अहमद रिपोर्ट करेंगे। बच्चों से ज्यादती के हवाले से वफाकी मोहतसिब की सालाना रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। साल 2017 में पाकिस्तान में 4139 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 1089 पंजाब में पेश आए। सिर्फ कसूर में गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान दिलसोज वाक़यात की शरह 6% से बढ़कर 16% से जायद हो गई। निज़ाम की खराबियों के बायस 97% से जायद मुजरिम सजा से बच निकले। कसूर के मकरूर रुझान की वजूहात जानने के लिए तो हुकूमत को तहकीक भी कराना पड़ गई। हमने कसूर ट्रेजेडी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च कराई थी। ज्यादातर विक्टिम्स हैं लो पेड लोग, गुरबा, अनपढ़, और ज्यादातर ऑफेंडर हैं पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, पढ़े लिखे और काबिल लोग। हमने एक सेंटर वहाँ पे बनवाया है कसूर में, इस सारे इशू को मुसलसल मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि वहाँ वाक़यात ज्यादा हो रहे थे। वफाकी मोहतसिब कहते हैं बच्चों की फिक्र है तो वालिदैन को संभलना होगा। पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे तो ये इश्यूज बढ़ते रहेंगे और बढ़ रहे हैं। वफाकी मोहतसिब के मुताबिक जागीरदार, सियासतदान और पुलिस सबका गठजोड़ अपनी जगह, लेकिन मसले की बुनियादी वजह मंशात का इस्तेमाल और फहाश फिल्मों की बासानी दस्तयाबी है। और पंजाब में अगर हम सिर्फ कसूर की बात कर लें, जहां बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाक़यात, मकरूर रुझान इसमें इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन वजूहात क्या हैं ये जानने के लिए साबिका हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान तो किया था, लेकिन 1 साल बीत गया, सेंटर का कयाम अमल में नहीं आया। बात करेंगे, महर शफीक सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफीक, ऐलान हो जाता है, मसला संगीन है, लेकिन सेंटर का कयाम ना हुआ अभी तक। जी, ये मैं आपको बताता हूँ भी 1 साल कबल जब जैनब का वाकया हुआ, उससे पहले भी 10 बच्चियों के साथ जो वाकयात पेश आए थे, उनके अलावा जब जैनब का वाकया पेश आया तो अवाम की तरह हुकूमत भी जागी, जिसमें उस वक्त साबिक वज़ीर आला पंजाब जो कसूर आए, उन्होंने बच्चों के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर के क़याम का ऐलान किया था। मगर 1 साल गुजर गया है, ना तो कोई रिसर्च सेंटर बना है और ना कोई, बल्कि एक छोटा सा इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ एक मैडम है, मैडम जरताब, जिसके करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले उनके ऑफिस गया था, मगर वो मुझे अवेलेबल नहीं हुई। बार बार कॉल करने के बावजूद वो मुझे पता चला भाई 1 साल में 150 से 200 वाक़यात रूरमा हो गए हैं जो बच्चों के। शफीक सर, आप हमें इस अहम मामले से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। सेंटर का कयाम, उसके नाम पर दफ्तर तो खोला गया, खातून भी वहाँ पर हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है। टेलीफोनिक राबता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ना हुआ। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। इस वक्त सूबाई सीनियर वजीर अलीम खान मीडिया से बात कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं और वही ज़मीन के अंदर जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जितनी देहात की ज़मीन है वो सारी पलूट हो रही है, क्योंकि ये कूड़े से जितना भी जो गंद नीचे जाता है वो सारे का सारा ज़मीन अब्जॉर्ब करती है और ये सारा पानी के साथ मिलके फिर वहीं पे ट्यूबवेल लगते हैं और वो वहीं पे
नलके लगते हैं और वहीं से वो पानी पीते हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं हमारे शहरों में और हमारे देहातों में इसलिए हो रही हैं। और शहरों का मसला ये है कि आपने जहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हैं वहाँ पे भी ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। लाहौर में भी लैंडफिल हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाजा जो है वो डंप नहीं करेंगे। हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे एक ख़ास मिकदार में कचरा चाहिए होता है इस प्लांट को चलने के लिए, उससे कम तादाद में वो नहीं चल सकता। लाहौर में हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 2 लगा सकते हैं, एक की बजाय 2 लगा सकते हैं, जिससे तकरीबन 40 से 50 मेगावाट जो है वो एक से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली भी इससे पैदा हो जाएगी, बिजली की ज़रूरियात भी पूरी करने में मदद मिलेगी और साथ साथ आपके शहर भी साफ़ होंगे। इसके अलावा शहर साफ़ करने का, देहात साफ़ करने का और कोई तरीकाकार नहीं है। लैंडफिल जो है वो इसका इलाज नहीं है। आतंकवादी के हवाले से बताइएगा कि बल्दियाती मसौदा एक्ट जो है कब तक पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा? तो इस दफा करेंगे या अगली दफा करेंगे? जी, इस दफा नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है। उसके ऊपर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे। जब उसके ऊपर उनकी सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फयाजुल हसन चौहान के रवैये पर मीडिया से माजरत भी करता हूं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे पंजाब में जिस तरह गुज़श्ता साल ज्यादती के वाक़यात हुए, बदफेली के वाक़यात हुए। अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो 1214 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर इसमें सरे फहरिस्त रहा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 5 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गुजरा साल कमसिन बच्चों पर भारी रहा। 401 कमसिन बच्चियों से ज्यादती, 789 बच्चे बदफेली का शिकार, 14 कमसिन बच्चे बच्चियां मौत के घाट उतार दिए गए। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक कमसिन बच्चियों से ज्यादती के सबसे ज्यादा वाकयात सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हुए, जहां 201 बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। गुजरांवाला में 85, फैसलाबाद में 59 और बहावलपुर में 45 मुकदमा दर्ज हुए। पंजाब में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी 5 वाकयात सामने आए। इसी तरह का एक वाकया बदामी बाग लाहौर में पेश आया, जहां एक 42 साला शख्स कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती करने के बाद उनकी वीडियोस बनाता था। अब हम इस पे देख रहे हैं कि ये आया कोई इंटरनेशनल किस्म का कोई गैंग में तो का करिंदा तो नहीं है कि जो ये चीजें करके ये आगे वीडियो को बेचता हो। अवामी हलकों का कहना है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए जहां हुकूमती सतह पर इक़दामात की जरूरत है, वहीं मुआशरे और माँ बाप को भी अपना किरदार अदा करना होगा। रियाज अहमद, समा, लाहौर। रहीम यार खान के इलाके भोंग में रात गए गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और वाटर बाउजर ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। इमरान आसिफ की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है मुल्क में गैस का बहरान तो दूसरी जानिब आसमान को छूते आग के शोले। रहीम यार खान के इलाके भोंग में मुल्तान जाने वाली गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। करीबी बस्ती के लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाइपलाइन की लीकेज से ये पाइप फटा है और इसको आग लगी है, जो तकरीबन 2:50 के करीब आग लगी थी। तो इसकी हमने फिर फौरी तौर पे पीछे से पाइपलाइन को बंद कराया दोनों साइड से। आग लगने से गन्ने की फसल और आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और वाटर बाउजर ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन ज़ेरे ज़मीन गुजर रही थी। हमने जो मौका देखा है जाकर, उसमें यही लगता है कि ये ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ है। कोई तकरीबी कार्रवाई नहीं है, ये नेचुरल इंसिडेंट हुआ है। उसमें कोई इंसानी
कोई गफलत उसमें कार फरमा नहीं है। जिले के बेशतर इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल है। सुई नॉर्दर्न की टीमें पाइपलाइन की मरम्मत में मसरूफ हैं। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान आए तो थे मीडिया से गुफ्तगू करने, लेकिन सहाफियों ने नारे लगा दिए बायकॉट बायकॉट के। याद दिला दें आपको, चंद रोज पहले सहाफियों ने कहा था कि माफ़ी मांगी जाए जब सवाल किया था, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया गया था फयाजुल हसन चौहान की जानिब से, और कहा था मीडिया को शर्म आनी चाहिए, ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए। खुद तो करते हैं सियासी गुफ्तगू, लेकिन जब मीडिया करता है सियासी सवाल तो जवाब नहीं देते, चले जाते हैं गाड़ी में बैठकर। लेकिन मीडिया ने तब भी किया था बॉयकॉट, आज भी किया है बॉयकॉट। लेकिन इससे भी पहले, यानी आज जब वो आए उससे पहले अलीम खान गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, और फयाजुल हसन चौहान के अंदाजे बयान पर, उनकी गुफ्तगू पर, उनके लफ्ज़ों के चुनाव पर, उनके अंदाज पर माफ़ी मांगी थी, लेकिन सहाफ़ियों ने बॉयकॉट कर दिया और कहा नहीं बोलने देंगे, बात नहीं करने देंगे। आए तो थे बात करने, लेकिन आज सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया है और कह दिया है कि आपको बात नहीं करने दी जाएगी क्योंकि आपने माफ़ी नहीं मांगी। अलीम खान ने उनकी जगह माफ़ी तो मांगी थी, लेकिन सहाफ़ियों को शायद वो माफ़ी कबूल नहीं, क्योंकि जब फयाजुल हसन चौहान यहाँ पर पहुँचे हैं मीडिया से बात करने के लिए तो सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया है, एहतजाज किया है और कहा है जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये बॉयकॉट, ये एहतजाज जारी रहेगा। फयाजुल हसन चौहान आए हैं सहाफ़ियों को मनाने, बात करने, सवालों के जवाब देने, लेकिन सहाफ़ी फिलहाल मान नहीं रहे, नारेबाजी कर रहे हैं, बॉयकॉट बॉयकॉट के एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर इत्तलात पंजाब मीडिया से बात करने आए थे, लेकिन सहाफ़ियों ने बॉयकॉट कर दिया है, एहतजाज किया है और बॉयकॉट बॉयकॉट के नारे लगाए। अलीम खान ने फयाजुल हसन चौहान की तरफ से माफ़ी तो मांगी है कुछ देर पहले, लेकिन फ़िलहाल जो मनाजिर हम देख रहे हैं उससे मुताल्लिक आपको अपडेट करें कि सहाफ़ी मान नहीं रहे। फयाजुल हसन चौहान मनाने आए हैं, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि कुछ बातचीत हो रही है, शायद कुछ देर में सहाफ़ी मान जाए, उनको बात करने की इजाज़त भी मिल जाए। कुछ देर पहले अलीम खान ने माजरत की थी उनकी जानिब से, लेकिन फयाजुल हसन चौहान के आने के बाद हमने देखा यही कि बायकॉट बायकॉट के नारे लगे, एहतजाज किया गया सहाफ़ियों की जानिब से। ये लाहौर के मनाजिर है जहाँ वज़ीर इत्तलात पंजाब को थोड़ी सी मुश्किल हुई है कि बात करने आए थे लेकिन बात ना करने दी गई। 2 रोज़ कबल ये हुआ था कि जब वो बात करने आए थे तो सहाफ़ियों ने कुछ सवाल किए थे, लेकिन वो सवालों के जवाब ना दे सके, बल्कि उन्होंने मीडिया को बेशर्म कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया को ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए, और ये कहकर सहाफ़ियों ने जब बायकॉट बायकॉट के नारे लगाए और एहतजाज किया तो फयाजुल हसन चौहान वहाँ से चले गए। मुतालबा किया गया था कि फयाजुल हसन चौहान अपने रवैये की माफ़ी मांगे, तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी, चले गए थे, और आज भी चले गए हैं, रुके नहीं हैं, माफ़ी नहीं मांगी, मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल नहीं किया। वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब से, मीडिया से इनका बहुत सा राबता रहता है, मीडिया को इन्होंने इन्फॉर्म करना होता है गवर्नमेंट की हर चीज़ से मुताल्लिक, लेकिन मना नहीं सके सहाफ़ियों को और आज फिर चले गए हैं। खबर आपको देंगे न्यू कराची से, जहां के मुख्तलिफ इलाकों में 3 महीनों से गैस का बहरान है। सेक्टर 5D की खवातीन चूल्हे पर लकड़ियां रखकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मजीद बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करें। खुर्शीद, पत्थर का दौर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे ही सूरत हाल है न्यू कराची 5D के इलाके में। अब शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ लकड़ी पर खाना ना पक रहा हो या सिलेंडर का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। अब से थोड़ी देर के बाद ये खवातीन जो बैनर लिए खड़ी हैं, प्ले कार्ड लिए खड़ी हैं, न्यू कराची की मरकजी शाहराह दुआ चौक पर जमा होकर एहतजाज करेंगी। यहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी से बात कर सके। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में, 4 महीने हो गए, और कभी हम आदम टाउन जाते हैं, कभी शेर शाह जाते हैं, कभी सिविक सेंटर जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कैसे गुजारा करते हैं? सिलेंडर जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे जा रहे हैं कामों पे। ये मुख्तलिफ शिकायतें हैं जो इंदराज कराई गई थी सुई गैस के महकमे में, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक अब ये खवातीन यहाँ से निकल कर दुआ चौक न्यू कराची के मरकजी सड़क पर एहतजाज करेंगी। खवातीन एहतजाज कर रही हैं। खुर्शीद आलम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।
जमहूरियत की बात करते हैं तो गद्दार कहा जाता है। मेरे वालिद ख्वाजा रफीक के साथ भी यही किया गया। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तनकीद, कहा इस मुल्क को बनाने वालों को जेलों में जाना पड़ता है, हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। बच्चों के हुकूक का कन्वेंशन सितंबर में यूएन जनरल असम्बली के 74वें सेशन में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मलिहा लोधी को 30वें चाइल्ड कन्वेंशन की तैयारियों की जिम्मेदारी सौंप दी। और कराची में पाक बहरिया कोस्टल कमांड की सालाना एफिशिएंसी कंपटीशन परेड का इनेकाद। नेवल चीफ का कोस्टल कमांड की ऑपरेशन सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। खबर है फैसलाबाद से, जहां मौसम सरमा में गैस लीकेज के बायस आग लगने और दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक और 27 अफराद झुलसकर अस्पतालों को पहुंच गए। 3 माह में आग लगने के 300 से जायद वाकयात भी रिपोर्ट किए गए। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवां मौसम जो है सरमा जब से शुरू हुआ है तब से तकरीबन 27 से ज्यादा लोग जो है अब जख्मी हो चुके हुए हैं मुख्तलिफ वाकयात के अंदर, जिनके अंदर अमूमन जो है गैस लीकेज के हवाले से जब हमारी बात हुई इस हवाले से रेस्क्यू से, तो उन्होंने एक मेन वजह यही बताई है कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो काफी ज्यादा होती रही है। इस दौरान लोग जो है हीटर वगैरह चलाकर अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं और किस दौरान हीटर बंद हो जाता है और दोबारा गैस आने से जो है कमरे में गैस बढ़ जाती है, जिसके बायस लोग काफी ज्यादा जख्मी हुए। आग लगने के वाकयात भी सामने आए, तकरीबन 300 से ज्यादा वाकयात जो है वो आग लगने के भी जो है सामने है। ताहम 2 लोग जो है जिनके अंदर एक खातून भी शामिल थी, वो जलने के साथ जो है उनकी जाँ बहक भी हो गई, जो बिल्कुल झुलस गए थे क्योंकि हीटर के ऊपर उनके कुछ कपड़े गिरे और पैरालाइज थे, चल फिर नहीं सकते थे। और वहीं आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम ने सुई, नॉर्दर्न और सदर्न के MDs को फारिग कर दिया। मुताल्लिका महकमों को राब्ते बेहतर बनाने और गैस की किल्लत पर 1 हफ्ते में काबू पाने की हिदायत कर दी। कहा बद इंतजामी का खमियाजा अवाम भुगतें, ये हरगिज़ कबूल नहीं। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िरत-सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई की दबंग बैठक, गैस बहरान से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश। सिफारिशात की रोशनी में इमरान खान ने सुई सदरन और सुई नादरन के MDs बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका महकमों को राब्ते बेहतर बनाने और गैस की किल्लत पर 1 हफ्ते में काबू पाने की हिदायत कर दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सालाना 50 अरब रुपए के करीब सिस्टम से 13% तक गैस चोरी हो रही है। सुई नादरन हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी कंप्रेसर्स के इस्तेमाल पर 5000 कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके। इजलास को काबिल तजदीद तवानाई के हवाले से मुजवदा पॉलिसी 2019 से मुतल्लिक भी बताया गया। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के हवाले से इजलास को बताया गया कि 16,000 मुकदमात दर्ज हो चुके। सिर्फ नवंबर में 1.5 अरब रुपए की बचत भी हुई। वजीर आजम ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी की चोरी या बद इंतजामी का खमियाजा अवाम भुगते, ये नाकाबिले कबूल है। मिशन क्लीन अप कहां तक पहुंचा, बताएंगे इसी बुलेटिन। चौक शहीदा मुल्तान में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान के इलाके चौक शहीदा में प्लास्टिक पाइप और सेंट्री के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से इमारत में पड़ा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सैनिटरी आइटम थे सारे, टूटियां वगैरह और ये पाइप फिटिंग, प्लास्टिक के पाइप, इस तरह का मिक्स सामान था। अंदाजा नहीं है, कोई पूरा पता नहीं है, क्योंकि गोदामों का माल तो गिनती नहीं होकर रखा जाता ना। तंग गलियां और गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से इमदादी टीमों को आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे सैनिटरी की दुकान है, ये ऊपर स्टोर बना हुआ था, बेसमेंट में आग लगी है, फिर ग्राउंड फ्लोर में फैली है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में आई है। शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। DMC शर्की ने खालिद बिन वलीद रोड पर दुकानों के आगे से चबूतरों का सफाया कर दिया। गार्डन, चिड़ियाघर के अतराफ दुकानों का मलबा उठाने का काम भी जारी है। उर्दू बाजार नाले पर बनी दुकानों का सर्वे होगा, फिर एक्शन होगा। कराची को तजावुजात से पाक करना है, गैर कानूनी तामीरात गिरानी है, दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। DMC शर्की की मशीनरी ने खालिद बिन वलीद रोड पर हल्ला बोल दिया।
दुकानों के आगे से चबूतरों और तामीरात को खत्म कर डाला। मरहलावार एक्शन जारी रहेगा। उर्दू बाजार की दुकानों का भी नंबर आने वाला है। दुकानें नाले पर जो बनी हैं, सर्वे करवाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। केएमसी हुक्काम और दुकानों की यूनियन के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल हैं। रिपोर्ट मेयर कराची को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब चिड़ियाघर के इतराफ दुकानें तो मुनहदम कर दी गयी। मलबे को उठाने का काम ताहाल जारी है। सेंट्रल, जनूबी, गरबी और कोरंगी में कितना काम हुआ? 2000 से ज्यादा दुकानें और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने की रिपोर्ट कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी गई। अहम खबर आपको देंगे। कराची के डीएमसी साउथ का दफ्तर पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीर है। केएमसी ने 7 रोज में बल्दिया जनूबी के चेयरमैन को इंक्रोचमेंट हटाने का नोटिस भेज दिया है। इसी हवाले से समा के नुमाइंदे अली हफीज से बात करेंगे। अली, गैर कानूनी दफातर भी अब नहीं बचेंगे? जी बिल्कुल, पार्क में दफ्तर अब नहीं चलेगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। केएमसी ने ख्यालदास पार्क में कायम है डीएमसी साउथ का ऑफिस को मिसमार करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में जो है बल्दिया उज़्मा कराची ने बल्दिया जनूबी के चेयरमैन मलिक फयाज, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको नोटिस जारी कर दिया कि ख्यामदास पार्क है, इसमें जो आपके ऑफिस है और जो दफ्तर है तमाम जो है खुद खाली कर दें। 7 रोज बाद बल्दिया उज़्मा कराची यहाँ पर एक्शन करेगी। अब जो है ये अकानी चौक पर आरामबाग थाने के सामने कायम है ख्यालदास पार्क। यहाँ पर बल्दिया जनूबी के तमाम दफातर भी यहाँ बैठते हैं। अब जब ये मिसमार हो जाएगा तो यहाँ के रहने वाले जो है लाखों मकीन जो है अब इस पार्क में तफरीह के लिए आ सकेंगे। 20 साल कबल यहाँ पर जो है लोग बच्चे जो है खेल कूद के लिए आते थे, यहाँ के रहने वाले सैर तफरीह के लिए आते थे। 2001 में जब बल्दियात निज़ाम आया तो इस पार्क में जो है दफ्तर कायम कर लिए गए, जिसके सबब यहाँ पर दफातर कायम कर लिए गए। लेकिन अब तजावुजात नहीं बचेंगे और तमाम तजावुजात को खत्म किया जाएगा। हफीज, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से औरंगी टाउन का मास्टर प्लान 18 जनवरी को तलब कर लिया। डिटेल्स लेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान। दरखास्त गुजार का कहना था कि जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इस ऑपरेशन की आड़ में उनका जो एक कानूनी तौर पर तामीर किया गया शादी हॉल है वो भी गिराया जा रहा है और ये बाकायदा लीज के तहत ये जगह हासिल की गई थी और इजाजत के बाद ही शादी हॉल तामीर किया गया था। अदालत ने आज मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है और ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में मदाखलत नहीं कर सकते। ताहम अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि जो औरंगी टाउन का मास्टर प्लान है वो पेश किया जाए अंदर समाज पर, ताकि उसकी रोशनी में ये देखा जाएगा कि जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक ये शादी हॉल कानूनी तामीरात के ज़िम्मे में आता है या गैर कानूनी, उसके बाद ही अदालत फैसला करेगी। इरफान, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में 6 सीटर रिक्शे का किराया मुकर्रर कर दिया गया। 6 किलोमीटर फासले पर 10 रुपए वसूल किए जा सकेंगे। हुकूमत सिंध के खबरदार करने के बाद शहरी तो खुश हैं, लेकिन रिक्शे वाले कहते हैं सीएनजी की कीमत भी कम करें। खुर्शीद आलम इस पर रिपोर्ट करेंगे। फासला अगर 6 किलोमीटर है तो सिर्फ 10 रुपए होंगे। सिंध हुकूमत ने 6 सीटर रिक्शों का किराया मुकर्रर किया तो शहरी खुश नजर आए। वो तो हर एक का अलग अलग होता है, कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 15 मांगता है। इससे पहले 10 रुपए था, अब 20 रुपए कर दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए, ये तो कम से कम गरीबों का भला है। रिक्शा ड्राइवर्स ने सीएनजी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। 15 रुपया ले रहे, पहला 10 रुपया था, अभी बढ़ गया। आगे तो करेंगे इंशाल्लाह, आगे सीएनजी का रेट कम करा दें, हम किराया कम कर देंगे। 104 रुपए किलो रेट है, पहले भी 80 रुपए मिलती थी सीएनजी हमें। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर चलने वाले 6 सीटर रिक्शों की तादाद 50,000 के करीब है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने ऐलान तो अच्छा किया, लेकिन इस ऐलान को अमल दरामद और निफाज की सतह तक जरूर पहुँचना चाहिए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बड़ी खबर, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। साबिक वजीर आजम की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। बात करेंगे सुहेल रशीद, हमें ज्वाइन करें। सुहेल, समाअत का आगाज हुआ, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
सर देखिए, समाअत का आगाज तो हुआ, लेकिन नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो आगाज के वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर उनके मावन वकील जुबैर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लिया जाए। ख्वाजा हारिस खुद अदालत में पेश होकर इस पर दलाइल देना चाहते हैं। ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि फिर आज के तमाम दीगर जो मुकदमात हैं वो निपटाने के बाद सबसे आखिर में आपकी दरखास्त टेकअप की जाएगी। उसके बाद इस केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया है और इस वक्त दीगर मुकदमात की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है डिवीजन बेंच में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। नवाज शरीफ की ये वो दरखास्त है जिसमें उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि उनकी जो अपील है अल-जज़ीरा रेफरेंस में सजा के खिलाफ, उसको जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उनके बुनियादी हकूक और इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अभी समाअत में वक्फा है, जब दोबारा समाअत का आगाज होगा आपसे लेंगे अपडेट्स। बहुत शुक्रिया सुहेल। वकिला का डर, डीसी ऑफिस फैसलाबाद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कॉम्प्लेक्स में 70 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 25 सिविल डिफेंस के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मजीद बात करेंगे, उस्मान सिद्दीक हमें ज्वाइन करें। जी उस्मान, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी फैसलाबाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सियासतदानों से दो हाथ आगे ही दिखाई दे रहे हैं। वकला का खौफ है या इसके कोई दूसरे मकासद हैं कि डीसी फैसलाबाद ने पुलिस की एक भारी नफरी को अपने डीसी कम्प्लेक्स में तैनात कर दिया है। 70 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं, 25 से ज्यादा सिविल डिफेंस के एहलकार, जबकि 2 एलीट फोर्स की गाड़ियां जो है वो सारा दिन डीसी ऑफिस में मौजूद रहती हैं, जबकि जो पुलिस के एहलकार हैं वो सारा दिन ताश खेलते हैं, नींद के मजे लेते हैं और शाम को घरों को चले जाते हैं। इस हवाले से डीसी फैसलाबाद से बात हुई तो उनका ये कहना था कि की ऑफिसेज हैं। उस्मान सिद्दीक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। कराची में विंटर बॉक्सिंग कैंप लग गया। बॉक्सर सहूलियात के बगैर ट्रेनिंग पर मजबूर हैं, तिब्बी सामान भी मौजूद नहीं। सज्जाद खान की रिपोर्ट देखिए। ना फाइट्स के लिए रिंग, ना बॉक्सर्स के लिए हेड गार्ड। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन ने कैंप तो लगा दिया मगर साजो सामान मौजूद नहीं। चूंकि ये कैंप शुरू हुए 2 दिन हुए और ये 1 महीने तक चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 बॉक्सिंग रिंग मौजूद हैं जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें दिए हैं। तो अभी चूंकि 2 दिन हुए ये शुरू हुआ है और इसीलिए अभी जो है पहले इसको फिटनेस ट्रेनिंग की जा रही है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये जिम को इस्तेमाल करेंगे। सहूलियात की कमी के बावजूद नौजवान बॉक्सर्स मायूस नहीं, आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हैं। यूथ और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए, और इंशाल्लाह वहाँ से भी यही मेरा ख्वाब है कि गोल्ड मेडल हासिल करूँ। जैसे कि अभी मेरा ख्वाहिश है कि मैं अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। 1 माह जारी रहने वाला बॉक्सिंग कैंप ऑल पाकिस्तान यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट की तैयारियों का हिस्सा है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। हुकूमत ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में जदीद स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं नौजवान नस्ल को हुनर से आरास्ता करना एक बड़ा चैलेंज है। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के हुनरमंद दुनिया भर में अपनी मिसाल आप, मगर प्रोफेशनल डिग्री से महरूम। नैफटेक की सूरत में हुनरमंदों की ट्रेनिंग के लिए इदारा तो मौजूद है मगर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता नहीं। हुकूमत हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी बनाने पर गौर करने लगी। हमारा जो विजन है वो है कि जो मुस्तकबिल के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जहन में रख के एक मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको तैयार किया जाए। स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के काम से नौजवान नस्ल को रोजगार के नए मौके भी मैसर आएंगे। हमारा चैलेंज ये है कि जो भी शख्स जॉब मार्केट में आता है उसको हम कोई स्किल्स, कोई हुनर से आरास्ता करें। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में रोबोटिक, मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी कोर्सेज करवाए जाएंगे। हम की फाख्ता कहां पहुंची, जानिए इसी बुलेटिन में। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, तालीमी इदारे भी खुल गए। मलिका कोहसार मरी में जुमेरात से फिर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी, बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बर्फबारी तो थम गई लेकिन राब्ता सड़कें 5 रोज से बंद। तालीमी इदारों में होने वाली छुट्टियां 1 हफ्ते की तौसी के बाद खत्म। शदीद सर्दी में स्कूल खुले तो वादी झेलम में नन्हे मुन्ने तालीम के हुसूल के लिए पहुंच गए। मलका कोहसार और गिरदो नवा में एक मरतबा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
सर्द हवाओं के बाइस दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मलका कौसार में जुमेरात से फिर बर्फबारी होने का इम्कान है। खबर है गुजरांवाला से, जहां चोरी की अनोखी वारदात। चोर रात भर स्टोर में छुपा रहा और जूं ही सुबह हुई सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। मजीद बात करेंगे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, इसने कोशिश की कैमरे भी उतार दे, लेकिन वो कोशिश कामयाब ना हुई। जी बिल्कुल, सेक्टर टाउन का ये बड़ा सुपर स्टोर है जहाँ पे चोरी का ये जो है वाकया पेश आया और चोर जो है वो दाखिल होता है स्टोर के अंदर। उसके बाद उसने अपने कपड़े भी उतार दिए ताकि वो पहचाना ना जा सके। उसके बाद वो काफी देर तक जो है पर्दे के पीछे छुप गया। जब स्टोर बंद कर दिया गया तो वो फिर बाहर निकला और डंडे के साथ कैमरे जो है तोड़ने की कोशिश भी करता रहा और फिर उसने वारदात भी की, लाखों रुपए लूटे। और जब सुबह दोबारा स्टोर खुला, रश बढ़ा, तो वहां से फरार हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि चोर कितना शातिर है, जिसने कपड़े उतार दिए कि वो पहचाना ना जा सके और उसके बाद जो है अपने चेहरे को ढांप लिया ताकि कैमरे में उसका जो है चेहरा वाज़ेह ना हो सके। मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी बात हुई है स्टोर मालिक से, तो उनका कहना है कि 8 लाख रुपए से जायद जो है उनका नुकसान किया गया है। सारी रात ये चोर जो है अंदर लूट मार करता रहा है और उसके बाद फरार हो गया। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया मोहसिन खालिद आपने। वतन की मोहब्बत। लंदन के 65 साला नाजिम खान 7000 किलोमीटर सफ़र तय करके तनहा पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं एक दुनिया दिलों में सयाहत के अरमान लिए बैठी है, हुकूमत बस मौके बनाए और फिर जितने चाहे पैसे कमाए। उमर आसिफ की रिपोर्ट। ये हैं पाकिस्तानी निशाद घराने के नाजिम खान फ्रॉम इंग्लिस्तान। इनकी उम्र पर ना जाइए, अज़्मो हौसले पर नजर जमाइए। तनहा अपनी जीप के संग मुल्कों फिरा मुसाफिर। हजारों मील की खाक छानी और मंजिल थी अर्ज़े पाकिस्तान से नजर मिलानी। इंग्लैंड से जर्मनी, फिर बेल्जियम, फ्रांस, तुर्की और ईरान से होते नाजिम खान पहुंचे पाकिस्तान। कहते हैं बस मौके पैदा किए जाएं तो इस मुल्क में सयाहों का सैलाब उमड़ आए। जब मैं यहाँ पहुँचा, इतने मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस आए हैं, इतने लोग तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए और उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सिर्फ 6 घंटे आराम और 18 घंटे ड्राइविंग मामूल। कहते हैं फिर भी मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का तो कहीं एहसास तक नहीं हुआ। गाड़ी लेके आया हूँ, अपनी फ्रीडम से चल रहा हूँ, तसल्ली से चल रहा हूँ, सेफ हूँ। नाजिम खान है नए पाकिस्तान से भी बहुत मुतासिर। तभी तो कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान की सियासी पॉलिसी का फरोग बहुत जरूरी है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। झंग का रिहायशी इस्माइल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के शहर हैदराबाद में अमन की फाख्ता को लेकर पैगाम आम करने पहुंच गया, जहां इसका शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पवन कुमार रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत का अनोखा अंदाज, अमन की फाख्ता के हमरा मोहब्बत का पैगाम आम करने वाला इस्माइल जट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के शहर हैदराबाद पहुंच गया, जहां शहरियों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। फाख्ता को दुनिया में अमन की अलामत कहते हैं और इसी को हमने अपनी सवारी बनाया ताकि जिन लोगों से हमारी बात ना भी हो उन तक हमारा खामोश मैसेज चला जाए और नई नस्ल के दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए। 55 साला इस्माइल ने मोटरसाइकिल रिक्शे पर 11 फुट ऊंची, 25 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी फाख्ता बनाई और फैमिली के हमरा प्यार बांटने निकल पड़ा। फैसलाबाद, मुल्तान, चंग, उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद गए, मीरपुर गए हैं, आज़ाद कश्मीर, फिर पेशावर से कबायली इलाकों में से होते हुए डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और अब इधर है। भाईचारगी का दर्ज देने वाला इस्माइल जट कराची के लिए रवाना हो गया, जिसके बाद इस्लामाबाद पहुंचकर उसके सफर का इख्तिताम होगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। कोयटा में कस्टम ने 15 से ज़ायद स्मगल और पंचशुदा गाड़ियां तहवील में ले ली। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक की पुलिस के चालान, दर्जनों गाड़ियों के काले शीशे और ममनुआ नंबर प्लेट्स उतार दी गई। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया, पाकिस्तान कस्टम और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। 15 से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कब्जे में ले ली गईं। कस्टम हुकाम कहते हैं कि 4 पंचशुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी तहवील में लीं। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें अफगानिस्तान से स्मगल करके कोयटा लाई गई थीं। ये बॉर्डर से आती हैं, बॉर्डर पे भी हम लोगों ने अभी जो उनसे इंतजाम किए हैं। वहाँ के जो विंग कमांडर हैं उनसे भी हमारा रब्ता है, तो वो भी उसके खिलाफ जो उनसे उन्होंने भी अच्छा एक्शन और प्लान डिवाइस किया है। ट्रैफिक पुलिस ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए, जबकि 80 से ज़ायद गाड़ियों के काले शीशे, ममनुआ नंबर प्लेटें उतार दी। हुकाम का कहना था कि नॉन कस्टम पेड
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।